में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सब इंस्पेक्टर सुधीर को। आज की क्लास में हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार की। वही सूचना का अधिकार जिसमें कोई आम नागरिक चाहे तो किसी भी प्राइवेट संस्था से, किसी भी सरकारी विभाग से सूचनाएं मांग सकता है। जैसे कि आपको जानना है कि आपके गांव के प्रधान ने कितना खर्च किया, कितने काम करवाए, इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप सूचना के अधिकार के तहत एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं थोड़े से शुल्क के साथ। हालांकि यदि गरीबी रेखा से नीचे का कोई व्यक्ति है तो वो शुल्क भी उसका लागू नहीं होता। आपको जानकारी चाहिए कि आपका लोकल थाना है उस पर कितने मुकदमे दर्ज हुए, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए कि हमारे लोकल थाने पर या किसी भी थाने पर या पूरे भारत में संचालित हो रही किसी भी संस्था के अंदर की किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई फाइल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी का मन हो सकता है कि मैं जानकारी लेना चाहूं या किसी भी जनहित के लिए, जनता के हित के लिए किसी काम में वो जानकारी लेना चाहे कि इस साल या इस महीने हमारे लोकल स्तर के थाने पर कितने मुकदमे दर्ज हुए जो महिला संबंधी थे, तो वो आरटीआई फाइल कर सकता है। कोई भी प्राइवेट कर्मचारी किसी प्राइवेट संस्था में काम करता है, उसकी सैलरी से संबंधित कोई मामला है, मान लीजिए कि उसके पैसे कट गए और उसे अब जानना है कि किस बात के पैसे काटे गए, तो वो आरटीआई फाइल कर सकता है। जी हाँ, आरटीआई एक इतना वृहद और व्यापक चीज है, एक इतनी अच्छी चीज है आरटीआई जो कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती है, उत्तरदायित्व तय करती है। बहुत सारी चीजों में आरटीआई का इस्तेमाल होगा। इसी आरटीआई को आज हम पढ़ेंगे, साथ ही मैं बताऊंगा भी आरटीआई की साइट क्या है, कैसे आरटीआई फाइल करी जाती है और क्या इसके उपयोग है। आपने देखा होगा अक्सर जो आरटीआई का इस्तेमाल हमारे देश में सबसे ज्यादा करते हैं वो करते हैं वकील, क्योंकि उन्हें जानकारी है कानून की, उन्हें पता है कैसे जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। आप और हम सब जानते हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, जानकारी इतनी महत्वपूर्ण चीज है। जितनी ज्यादा जानकारी हमें होगी उतने ज्यादा जागरूक नागरिक हम होंगे, उतनी ज्यादा चीजों की समझ हमें होगी और उतने ही मुखर होकर हम बोल पाएंगे किसी चीज पे। तो आरटीआई ऐसी ही शक्ति देता है, आरटीआई अधिनियम एक ऐसी शक्ति देता है जिसमें कोई भी नागरिक जनहित से संबंधित कोई मामला हो, उसका पर्सनल कोई मामला हो, उसके संबंध में कोई जानकारी उसे चाहिए तो वो आरटीआई फाइल करता है और वो जानकारी देनी पड़ती है संबंधित विभाग को, संबंधित ऑर्गेनाइजेशन को। जिनको नहीं पता वो बिल्कुल ये बात अच्छी तरह ध्यान में बिठा लें कि आरटीआई एक हथियार जैसा है। ये उत्तरदायित्व तय करता है, ये जवाबदेही तय करता है, ये भ्रष्टाचार से मुक्त रखने में बहुत सहायता बहुत हद तक करता है। बहुत शानदार चीज, मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक, मेरा पर्सनली फेवरेट अधिनियम। मुझे ऐसा लगता है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा होगा अनुच्छेद 32 के बारे में कि ये संविधान की आत्मा है, तो उसी संविधान की आत्मा को जिंदा रखने के लिए एक ऐसा अधिनियम है जो बहुत उसमें इस्तेमाल करता है। बहुत से भ्रष्टाचार आरटीआई ने जो है उजागर किए हैं। जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब इसकी मैं चर्चा करूंगा। आरटीआई के जनक यदि आपसे पूछ लिया जाए, जनहित याचिका के जनक की बात हम कर चुके थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में थोड़ा सा चेंजिंग मैंने पढ़ाने के तरीके में भी किया है। अब क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको वो पीडीएफ भी दिखाऊंगा अधिनियम की, उस पीडीएफ को भी हम इसी क्लास में लाइव पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल सामने है और बहुत ज्यादा समय मेरे पास भी नहीं रहता। मैं सारी चीजें जो है पीपीटी बनाऊं, फिर उसकी पीडीएफ कन्वर्ट करूं, तो सारी चीजें मैंने सोचा कि पूरी किताब को ही बच्चों के सामने ले जाकर रख दूं। फिर इसमें से जो मेरा टाइम है एडिटिंग वगैरह का, कंटेंट छांटने का, वो थोड़ा कम करके बच्चों को सारा कंटेंट पढ़ाया जाए। एक तरह से रिवीजन आपका हो जाए, कम समय में सारी चीजें आपको मिल जाएं। तो शुरुआत करते हैं सूचना के अधिकार की यानी कि आरटीआई की। और शुरुआत करने से पहले वही बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम पे पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देते हैं बच्चों को। हमारा टेलीग्राम चैनल खाकी गाइड एसआई सुधीर है, इससे जुड़ जाएं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे मैसेज वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं या ग्रुप में जुड़ सकते हैं, सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी। तो जो हमारे सिलेबस की बात हो रही थी, भारतीय न्याय संहिता की बेसिक क्लास हमने करी, ये अभी हमने करी नहीं है। नागरिक सुरक्षा संहिता इसे लास्ट में करेंगे। महिलाओं और बच्चों संबंधी कानून हमने पढ़ लिए, अनुसूचित जातियों के विधिक कानून हमने सारे पढ़ लिए, हमने मानवाधिकार अधिनियम पढ़ लिया। हम आज पढ़ रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम और इसके बाद लगभग हमारा आधा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं जल्दी चीजों को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं आज से कोशिश करूंगा कि रोज आपको एक वीडियो मिल जाए, क्योंकि आपका एग्जाम भी मुझे लग रहा है 50 से 70 दिन हम मान लें मोटे मोटे, तो आपका एग्जाम हो जाना चाहिए अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ व्यवस्थित रहा
तो ऐसा माना जा रहा है। बाकी हम तो मान के चल रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में एग्जाम है या जनवरी में हम एग्जाम मान के चल रहे हैं अपना, क्योंकि हमारी तैयारी दुरुस्त हो जाए। उसके बाद में यदि टलता है एग्जाम तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, हमारी अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो सबसे पहले इससे पहली क्लास में हमने मानवाधिकार संबंधी कुछ वादों की बात करी थी, कुछ मामलों की बात करी थी। वाद मतलब केसेस की बात करी थी। वो ऐसे इंपॉर्टेंट केस, कुछ केस ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, जिन केसों में सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्देश देते हैं और वो कानून की दृष्टि से, कानून के विद्यार्थी की दृष्टि से आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपके सामने है मानव अधिकार से संबंधित 4-5 मुख्य वाद हैं, वो कराने के बाद हम आएंगे आरटीआई अधिनियम पे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत नाम आपने सुना होगा इस अधिनियम का, आपने संविधान में भी इस अधिनियम को सुना होगा, पढ़ा होगा। ये अधिनियम संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा देता है। पिछली क्लासों में भी बेसिक हम इसकी डिटेल में भी बात कर चुके हैं, कई जगह इसका जिक्र आता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा देने वाला वाद 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसे भूल नहीं सकते। दूसरा आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी जो कि एक एडवोकेट हैं वर्सेस भारत संघ, 1978 का ये मामला है। पिछला वाला 73 का और ये 78 का, ये डेट भी आप याद रखेंगे, ईयर भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर इन्होंने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब ये बहुत बृहद हैं, जीवन का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है। बाकी हमें जो याद रखना है वो इतनी सी बात याद रखनी है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो वाद है वो मेनका गांधी बनाम भारत संघ है। कुछ बच्चों का ये भी कंफ्यूजन है कि ये वाद क्या चीज है, केस क्या चीज है। ये कुछ भी नहीं है, इतना आप समझे, कोई मुकदमा जो चलता है, मुकदमा है न्यायालय में जिसमें तारीखें लगती हैं, सुनवाइयां होती है, बाद में माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें निर्णय देते हैं और कुछ निर्देश भी देते हैं उसके साथ साथ। कभी कभी वो निर्देश नियम के रूप में लागू हो जाते हैं और जो बहुत जरूरी निर्देश होते हैं जिन मामलों में, वो मामले हमें पढ़ने होते हैं कानून की दृष्टि से। तो इन्होंने कहा कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के इन्हें छीना नहीं जा सकता, ये एक बात है। यानी कि जो जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है केवल न्यायिक प्रक्रिया से ही छीनी जा सकती है। और या फिर ऐसे पूछ ले कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 किस मामले से संबंधित है, तो जवाब ये होगा। अच्छा, न्यायिक प्रक्रिया से कैसे छीना जाता है? जैसे कोई क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद उसे अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करते ही उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इस तरह से स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। और भाई साहब, जीवन की स्वतंत्रता की जो बात है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, वो भी खत्म हो जाती है। जैसे माननीय न्यायालय किसी को मृत्यु दंड की सजा देते हैं, उस केस में जीवन की भी स्वतंत्रता, जिंदा रहने की भी जो उसकी फ्रीडम है वो खत्म हो जाती है। किसी को जेल की सजा होती है तो उसे 4 दीवारी में बंद करके रखा जाता है। उसकी विचरण करने की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 की सारी फ्रीडम है, वो खत्म हो जाती है। ये बेसिक सी बात आप जानते ही होंगे। 1997 का ये डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। ये पुलिस हिरासत और गिरफ्तारी से संबंधित है। डी के बसु यहां लिखा हुआ है, डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, जो 1997 का मामला है, बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। पुलिस जब भी गिरफ्तार करती है किसी को, वो सारे निर्देश इस मामले में बताए गए। पिछली क्लास में डिटेल में हमने पढ़ा भी, जैसे कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी तो हथकड़ी कब लगाएगी, सामान्य परिस्थितियों में हथकड़ी नहीं लगाएगी, सामान्य परिस्थितियों में रात को पुलिस घर पर नहीं जाएगी, पुलिस 24 घंटे से ज्यादा अपने पास किसी को नहीं रखेगी, 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पेश करेगी। ये सारी चीजें, महिलाओं के प्रति क्या रवैया होगा, बच्चों के प्रति क्या रवैया होगा, कब पुलिस वर्दी धारण नहीं करेगी, ये सारी चीजें इस मामले में हमें बताई। तो मानवाधिकारों से संबंधित है। और गिरफ्तारी की बात जहां हो, कौन सा मामला है? डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997। अगला विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का, हमने ये मामला पढ़ा था इससे पहले, महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी हमने अधिनियम पढ़ा था, उसमें यह मामला पढ़ा गया था। विशाखा नाम की जो महिला थी राजस्थान की, उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर याचिका दायर की, जिसमें जीती। माननीय न्यायालय ने इसमें कुछ निर्देश दिए। तो ये भी मानवाधिकार से संबंधित एक तरह से हैं। तो आपसे पूछा जाएगा महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कौन सा मामला है, तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, इस तरह आप याद रख लेंगे। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ,
ये आप याद रखेंगे। पीपल लिबर्टीज, देखिए क्योंकि इसके नाम में ही सिविल लिबर्टीज की बात हो रही है, ये यहाँ जो शब्द लिखा है सिविल लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आप जानते हैं स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम होता है, लिबर्टी होता है। तो इसमें किस चीज की लिबर्टी है भाई साहब? तो आपको ऐसे याद रखना चीजों को। पीपल्स यूनियन यानी कि बहुत बड़े समूह की बात हो रही है, लोगों की। इसमें सिविल लिबर्टीज को लेके क्या निर्णय आया था इस मामले में कि जो आप देखते हैं इलेक्शन जब होता है तो वोट डाली जाती है, कुछ पार्टियां होती हैं। अब एक बटन और ऐड किया गया कि कोई व्यक्ति चाहे तो किसी को भी वोट ना दे, एक बटन वो दबा देगा, नोटा, यानी कि जो जितने ऊपर विकल्प दिए गए उनमें से किसी को मैं वोट नहीं देता। इस तरह का जो निर्देश दिया वो इस मामले में दिया गया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL बनाम भारत संघ, 2013 का ये मामला रहा। ये आप याद रखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है, यानी ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की ये अभिव्यक्ति की फ्रीडम है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो किसे वोट दे और चाहे तो किसी को भी वोट ना दे। आगे बढ़ेंगे। ये मोटी मोटी बातें मुझे लगता है मानवाधिकार आयोग जो हमने अधिनियम पढ़ा उसमें कुछ चीजें बच गई थी जो मैंने यहाँ कवर कर ली। अब मैं शुरुआत करता हूँ। खैर एक और आपका बच गया, सेल्वी बनाम कर्नाटक 2010 का मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें जब भी कोई आदमी गिरफ्तार किया जाता है, कोई जांच होती है, तो जो नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, जिसमें कुर्सी पे बैठा के हीरो को या विलेन को और डॉक्टर या पुलिस के लोग वहां होते हैं, वो एक परीक्षण करते हैं, उससे कुछ सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जवाब सामने वाला व्यक्ति देता है। तो असल में कुछ दवाइयां उसे दी जाती हैं, नशीली दवाइयां कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें दिया जाता है, आदमी आधी बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। अब उस बेहोशी की अवस्था में, अर्ध बेहोशी की अवस्था में उसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी वो दवाइयां हैं, उनका असर ऐसा है कि आदमी झूठ नहीं बोल पाता। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय पे जो भी सवाल आप पूछेंगे वो सच ही बोलेगा। तो उसे नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग जैसे जो टेस्ट हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई साहब ये अनुच्छेद 20(3) क्या है? अपराध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 जब आप पढ़ते हैं संविधान का तो अपराध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी में संरक्षण से संबंधित है, आप ये याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन और अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है, इससे संबंधित है। इनके उल्लंघन है इस तरह के टेस्ट। ऐसा कहा गया सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में। आपको याद रखना है, केवल कहानी नहीं सुननी, आपको चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। सेल्वी से आपके दिमाग में आना चाहिए ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट, ताकि आप एग्जाम में लगा पाओ। अगला जो है वो है नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा मामला रहा, चर्चा में भी रहा पिछले कुछ सालों में। जो धारा 377 हुआ करती थी, समलैंगिक यौन संबंधों को जिसमें अपराध माना गया। 376 आप सब जानते होंगे बलात्कार से संबंधित थी। 376 के बाद वाली धारा 377 377 IPC, इसे बताया गया कि समलैंगिक यदि कोई यौन संबंध बनाता है तो वह अपराध है, जिसे बाद में हटा दिया गया था। आगे नवतेज सिंह जौहर 2018 का ये लेटेस्ट मामला, इसे आप मान के चलें, पिछले 2025 चल रहा है, 18 का ये मामला है। समलैंगिक संबंधों से ये भी संबंधित है। 377 की बात इसमें भी हुई थी। समलैंगिक संबंधों का अपराधीकरण असंवैधानिक पूछ लिया जाए तो ये 377 इसमें आप सही। आपसे पूछा जाए कि समलैंगिक संबंधों के अपराधीकरण को असंवैधानिक कब घोषित किया गया था, तो नवतेज सिंह जौहर, जौहर से आप ये बात याद रखेंगे, नवतेज सिंह जौहर। आप इसे समझें, जौहर क्यों होते थे? बचने के लिए, अत्याचारों से बचने के लिए। तो ऐसे मतलब ट्रिक बना लें इसको, समलैंगिक संबंधों को इसमें किया गया असंवैधानिक, यहां अपराध माना गया था। देखिए अब आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा समझेंगे। यहां मैंने आपको क्या बताया, धारा 377 IPC के तहत समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध माना गया था। 2009 के इस जो 2009 का जो मामला था नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ का, इसमें तो अपराध माना गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये जौहर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की, जहां से हमें सूचना का अधिकार मिला। आज हम इस काबिल हुए कि यहाँ बैठे बैठे हम किसी भी सरकारी विभाग की किसी भी कार्य की जानकारी ले सकते हैं, क्या काम हो रहा है, कितना पैसा कहाँ लगाया, कितना पैसा इन्हें अलॉट हुआ था,
कहाँ लगा, किस काम में लगा, काम हुआ कि नहीं, ये सारे और बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर हुए आरटीआई से, बहुत सारे लोग जेल गए। ये सब चीजें हैं। आरटीआई बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कानून है हमारे लिए आम नागरिक की दृष्टि से भी इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल, राइट टू इंफॉर्मेशन, पहला देश जिसने ये लागू किया था तो स्वीडन पहला देश था। आप ये बात बिल्कुल जेन में बैठा लेंगे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्वीडन पहला देश है जिसने लागू किया। और फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1776 में आया था। ये दुनिया का पहला कानून था जिसने सरकारी दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित की थी। यानी कि स्वीडन पहला देश बना जिसने एक अधिनियम पारित किया कि सरकारी जितने भी दस्तावेज हैं वहां तक आम नागरिकों की पहुंच होगी, वो जिस भी दस्तावेज की जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। तो आधुनिक आरटीआई कानूनों की जननी इसे ही कहा गया, स्वीडन वाले एक्ट को, जो प्रेस एक्ट था 1766 का, सूचना का अधिकार। इसी अधिकार से आप देखते होंगे जो मीडिया वाले कहीं भी चले जाते हैं, बताते हैं, कार्ड दिखाते हैं, सर मीडिया से, और न पुलिस भी नहीं रोकती, कोई भी नहीं रोकता। तो उसका कारण यही है कि सूचना देने का काम वो करते हैं और सूचना का अधिकार मौलिक अधिकारों में आता है। आगे बढ़ेंगे भाई साहब। अब एक राजस्थान का मजदूर किसान शक्ति संगठन है MKSS आंदोलन। इस किसान संगठन ने एक आंदोलन किया जो कि 1990 में शुरुआत हुई। जिस आंदोलन की राजस्थान में, यहाँ आप देख भी रहे होंगे, यहाँ मैंने जो इमेज दी आपको, जवाबदेही कानून पास करो। जब ये शुरुआत हुई, जब तक ये एक्ट आया नहीं था हमारा, 2005 का अधिनियम आया नहीं था, 1990 में, मैं इसकी बैकग्राउंड की तरफ लेके जा रहा हूँ कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, क्यों ये कानून बनाना पड़ा। आप जानते हैं बिना आंदोलन के तो कुछ होके देता ही नहीं अपने देश में। तो आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1990 में राजस्थान में मजदूर किसान संगठन ने एक आंदोलन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम होना चाहिए, अपने यहाँ भी हमें भी सूचना लेने का अधिकार होना चाहिए। तो इस आंदोलन ने सूचना का अधिकार आरटीआई कानून को पारित करने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये एक सोशल मूवमेंट था, यानी कि सामाजिक आंदोलन था। अब सबसे पहला राज्य आपसे पूछ ले आरटीआई लागू करने वाला, तो तमिलनाडु अपने देश में सबसे पहला राज्य जिन्होंने 1997 में ही आरटीआई को लागू किया, राइट टू इंफॉर्मेशन को, सूचना के अधिकार को लागू किया। क्या है भाई यहाँ की कहानी? तो लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो लोकतंत्र कहता है कि भाई हमने अपना राजा चुना, हमने अपना नेता चुना, हमने अपनी संस्थाएं चुनी, तो हमें जानकारी होनी चाहिए वो क्या काम कर रहे हैं, कितना पैसा उन्हें अलॉट होता है, कितना कहाँ लगा रहे हैं, हालांकि कितने दिन वो ड्यूटी पे रहे, कितने दिन छुट्टी पे रहे, कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी इसमें मांगी जा सकती है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सबसे जरूरी बात, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया इसमें सबको। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 पॉइंट, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और उत्तरदायित्व, 3 बातें आप इसमें याद रखेंगे। अब जब ये आंदोलन हुए, कई आंदोलन हुए, एक आंदोलन की बात मैंने इसलिए की कि सबसे इंपॉर्टेंट और पहला आंदोलन इसे माना गया। सूचना का अधिकार 2005 में अपने देश में पारित हो गया। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। उद्देश्य क्या है, जो मैं बता चुका हूं पहले ही, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया। प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में, फंक्शनिंग में, कोई भी लोक प्राधिकरण है उसके कार्यकरण में, फंक्शनिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए। अब आप कहेंगे कि आरटीआई तो सरकारी, यहाँ तो जितनी भी चीजें देखिए लोक प्राधिकरण की बात हो रही है, सरकारी ऑफिस की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में कुछ केसेस हुए जिसमें अब आप देखते होंगे कॉपी भी, यदि आपको फेल किया गया है, किसी बच्चे को फेल किया गया है, पास किया गया है, मार्क्स उसके उसे लग रहा है कम है, तो वो आरटीआई डालता है और अपनी कॉपी सार्वजनिक करने की, कॉपी की एक प्रति लेता है और उसमें वो चेक भी कर सकता है कि कहाँ नंबर कम हुए। दोबारा भी कॉपी चेक कराने के मामले हमने कई देखे। तो वो सब आरटीआई के होने के कारण ही संभव हो पाया है। तो बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियों में भी इस चीज को फिर बाद में लागू किया गया। लोक प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, यानी नागरिकों की पहुंच तक सूचना सुनिश्चित होनी चाहिए, नागरिकों को पता चलना चाहिए कि हमने जो सरकार बनाई उसने क्या काम किया, हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या काम किया, यदि वो जनहित से संबंधित है, समाज से संबंधित है, सामाजिक कार्यों से संबंधित है। इसी क्रम में आप देखते भी होंगे बाद में ये भी प्रावधान किए गए कि कोई भी जो संगठन है, कोई भी जो निकाय है, कोई भी संस्था है, ये उसकी जिम्मेदारी भी है कि सारी सूचनाएं इस अधिनियम का इस्तेमाल लोगों को ना करना पड़े, यानी कि सारी सूचनाएं आप लोगों को खुद ही मुहैया कराओ।
तो अगला पॉइंट है, सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था निर्धारित करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग बना और राज्य सूचना आयोगों का गठन किया गया। दो इंपॉर्टेंट बातें, यही हमें पढ़ने हैं कि ये किस सेक्शन में है और राज्य सूचना आयोग किस सेक्शन में है। सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें इस अधिनियम की। अभी हम सेक्शन शुरू करने वाले हैं। उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होगा, राज्य सूचना आयोग का गठन होगा और उनसे सूचनाओं से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको लागू करने के क्रम में ये सब चीजें प्रभाव में आएंगी, अस्तित्व में आएंगी। शुरुआत करते हैं इस अधिनियम की। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। एग्जाम में पूछा भी गया ये सवाल कि राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे और 15 जून 2005 को ये स्वीकृत किया गया और ये 2 पार्ट्स में लागू हुआ। आधा पार्ट तो 15 जून को ही लागू हो जाता है और कुछ बचा हुआ पार्ट आगे लागू होगा। अभी बात करते हैं। कुल अध्याय पूछ ले तो 6 इसमें कुल अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं, 2 शेड्यूल हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात, कुल धारा, कितने अध्याय और कितनी अनुसूचियां याद रहेंगी आपको। 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब बात करते हैं लागू होने की। तो पहला भाग जो लागू हुआ 15 जून को ही, जिस दिन ये अधिनियमित हुआ, जिस दिन ये पारित हुआ उसी दिन, जिस दिन राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिली उसी दिन पहला भाग इसका लागू किया गया, जिसमें कि धारा 4, 5, 12, 13, 15, 16, 24, 27 इन आपको अलग से इन धाराओं को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए 2 भागों में लागू हुआ और दूसरा भाग पहले भाग से 120वें दिन। ये कानून की खास बात है इसकी कि सभी कानूनों की धारा 1 में तो लिखा गया था कि भाई साहब जब सरकार चाहे तो अपने गजट के द्वारा, अपने राजपत्र के द्वारा ये बताएगी कि कब से कानून लागू होना है। लेकिन इस कानून में ये खास बात ये है कि जिस दिन ये पारित हुआ उसी दिन एक भाग इसका लागू हुआ और उसी में लिखा गया कि इसके 120वें दिन जब आप पूरा अपना स्ट्रक्चर, 120 दिन का समय दिया गया कि आप अपना जो स्ट्रक्चर है वो बना लें, सूचना देने वाला जिम्मेदार आदमी नियुक्त कर दें, स्ट्रक्चर बना लें, कोई ऑफिस आपको नया बनाए तो वो बना लें, तो किसी भी तरह की बाद में डिस्कम्फर्ट ना हो सूचना के आदान प्रदान में। इसलिए 120 दिन का समय दिया गया। तो 120 दिन यानी कि 4 महीने, ऐसे भी 4 महीने भी आपसे पूछ सकता है, हालांकि क्योंकि 120 दिन लिखा है तो 1 दिन के फॉर्म में ही आपसे एग्जाम में पूछेगा, कहेगा सूचना के अधिकार अधिनियम का दूसरा भाग प्रथम भाग से कितने दिन बाद लागू किया गया। तो ऐसे ऑप्शन दे देगा 110, 120, 130। तो 120वें दिन 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इंपोर्टेंट बात है, 12 अक्टूबर 2005 पहला भाग लागू होता है जून में 15 जून को और दूसरा भाग लागू होता है 12 अक्टूबर को। आगे बात करते हैं धारा 1 की। सभी अधिनियमों में हम अब तक ये पढ़ते आए कि धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करती है। धारा 1(3) में ये बात है जो अभी हमने बताई कि इसका जो दूसरा भाग है वो लागू होगा 120वें दिन। 120वें दिन वो धारा 1 में ही बताया जाता है। आप सब जानते हैं धारा 1 के तीसरे पॉइंट में ये बात लिखी जाती है कि अधिनियम को राजपत्र द्वारा सरकार बताएगी कब से लागू होना है। इसमें लिख दिया कि बता दिया कि धारा, ये जो धारा यहाँ लिखी है, धारा 4(1), 5(1), 2, धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27 तो तुरंत ही प्रभावी है अभी से पारित होते ही, और बाकी जो बचे हुए हिस्से हैं वो 120वें दिन से लागू हो जाएंगे। 120 दिन का समय क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर आप डेवलप कर लें, आप वो चीजें बना लें जिससे सूचना आप दे पाएंगे। अधिकारी नियुक्त करने तो वो करें, कर्मचारी लगाने तो वो करें। धारा 2 जो कि परिभाषाओं की बात करती है, धारा 2 में हम परिभाषाओं की बात करते हैं और इसमें कोई ऐसी विशेष परिभाषा तो है नहीं। सक्षम अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? तो ये लोकसभा में, लोकसभा या राज्य की विधानसभा में, या ऐसे राज्य क्षेत्र, राज्य संघ क्षेत्र जहां पे विधानसभा है वहां उनका अध्यक्ष होगा। राज्यसभा या किसी विधान परिषद में सभापति होंगे, यानी जो मेन आदमी है उस संस्था का उसे ही यहाँ पर प्राधिकारी एक तरह से बनाया गया। जैसे न्यायालयों के मामले में, उच्च न्यायालय के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मामले में CJI साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश होंगे। एक तरह से आप ये समझ गए होंगे, यानी जो सबसे बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसे ही ये जिम्मेदारी दी गई। सेक्शन 2G कॉम्पिटेंट, ये अथॉरिटी की बात हमने कर ली। धारा 2 में ही सूचना की परिभाषा देखिए, दो चीजों की परिभाषा इसमें दी गई, एक सूचना की, एक दस्तावेज की। सूचना है क्या, ये इन्होंने बताया कि सूचना क्या है, इंफॉर्मेशन है क्या। तो इस
अधिनियम के तहत हम जाएं तो कोई भी अभिलेख, किसी भी तरह का अभिलेख मतलब रिकॉर्ड एक तरह से, दस्तावेज एक तरह से, कोई भी अभिलेख जो दस्तावेज हो सकता है, कोई ज्ञापन हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, कोई मत हो सकता है, कोई सलाह हो सकती है, कोई प्रेस विज्ञप्ति हो सकती है, प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति का मतलब प्रेस रिलीज कोई किया। जैसे कि इसका छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रेस रिलीज में एक सरकारी एक तरह से एक कागज दिया जाता है जिसमें मान लो थाने के स्तर पे मैं आपको बताऊं तो कभी कोई चोर पकड़ा जाता है, बड़ा इनामी कोई लुटेरा पकड़ा जाता है, कोई हत्यारा पकड़ा जाता है, कोई मर्डरर पकड़ा जाता है, वांछित अपराधी पकड़ा जाता है, तो एक प्रेस रिलीज, एक पीडीएफ बनाई जाती है बाकायदा, उसे चिपका जाता है नोटिस बोर्ड पे कि ये अपराधी इतने लाख इनाम का था, इतने हजार रुपए इस पे इनाम थे, ये धाराओं के अंदर था, ये इस पे मुकदमे दर्ज थे, इसे हमने पकड़ लिया। तो इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति भी हो सकती है, कोई सर्कुलर परिपत्र हो सकता है, कोई आदेश हो सकता है, कोई लॉग बुक संविदा, यानी जितने भी कागज हैं सरकारी कामकाज से संबंधित वो सब सूचना में आएंगे। और किसी प्राइवेट निकाय में भी, देखिए प्राइवेट को भी यहाँ इन्होंने पाबंद किया, कोई प्राइवेट निकाय है और ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास भी है और किसी कानून में ये बताया गया है कि उस कानून के अंतर्गत इस सरकारी व्यक्ति को, इस लोक सेवक को ये सूचना दी जाएगी, तो आपको देनी पड़ेगी प्राइवेट निकाय वालों के बीच। जैसे कि एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर आप ले लें, मैं एक सब इंस्पेक्टर हूं, मैं किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, मान लीजिए जिस पर यह आरोप लगा है कि उसने फलाने व्यक्ति का मर्डर किया, वो व्यक्ति किसी कॉलेज में पढ़ता है और उस कॉलेज, क्योंकि एक कॉलेज प्राइवेट संस्था है मान लीजिए, या किसी हम कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में काम करता है, मैं उस प्राइवेट कंपनी में जाता हूं और उनसे फलानी तारीख को, जिस तारीख को जिस समय मर्डर की वारदात बताई गई या हुई, उस समय वो लड़का कहता है या जिसने हत्या की है वो कहता है कि मैं इस समय इस तारीख को तो उस जगह पे था ही नहीं, मैं तो कंपनी में काम कर रहा था। तो उस कंपनी के जो उसके सीसीटीवी फुटेज हैं उसका रिकॉर्ड आप ले सकते हैं, जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं, रजिस्टर वगैरह, अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह, वो सारी चीजें जो उस इन्वेस्टिगेशन में काम की हो सकती हैं वो ली जा सकती हैं। जैसे कोई कर्मचारी ये आरोप लगाए कि मेरी फलाने महीने की सैलरी को काटा गया, मैं जानना चाहता हूं क्यों सैलरी को काटा गया, तो वो आरटीआई दायर कर सकता है, तो उसमें उसे सूचना देनी पड़ेगी। हालांकि बहुत सारे केसेस में पुलिस को तो बिना आरटीआई के ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सीसीटीवी रिकॉर्ड चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो वो उसमें बीएनएस के लिए, बीएनएस 94 भी इसके लिए बना हुआ, 95 जो पुराने कानून में हुआ करता था, ऐसी भी धाराएं भी जिनका उपयोग करके ली जाती है और बिना इनका उपयोग किए भी साधारण एप्लीकेशन से भी काम हो जाता है। लेकिन ये अधिनियम तब काम आते हैं जब सामने वाला मना कर दे कि मैं कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं दूंगा, तो इनका इस्तेमाल करके भी कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है। अब इसमें अभिलेख की बात करी गई कि अभिलेख क्या होता है भाई, धारा 2 में ही अभिलेख की बात करी, तो बहुत ज्यादा अंतर इन दोनों में नहीं है। कोई भी दस्तावेज है, कोई पांडुलिपि है, कोई फाइल है, कोई माइक्रोफिल्म है, कोई माइक्रोफिल्म हो सकती है या उसकी कोई कॉपी हो सकती है, इस तरह की कोई भी चीज, या कंप्यूटर से कोई भी ऐसा डेटा बनाया गया, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में है, तो वो सारी चीजें अभिलेख में आती हैं। आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप उत्तर देने के काबिल होंगे, बिल्कुल परेशान ना, बहुत इजी सवाल यहाँ से आते हैं। धारा 3 सूचना के अधिकार की बात करती है, इंपोर्टेंट आपसे मैं बताता हूं, किसी भी अधिनियम की सबसे जरूरी धारा है उस अधिनियम की धारा 3 और उस अधिनियम की धारा 4 होती है। तो सूचना का अधिकार धारा 3 में बताया गया कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। ऐसा सवाल यदि आपके सामने आएगा भी, तो यहां तक मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी टफ चीज बताई, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या जवाब इसका होना चाहिए। धारा 4 कहती है कि लोक प्राधिकारियों की बाध्यता के लिए प्रावधान करती है कि जितने भी लोक प्राधिकारी हैं वो बाध्य होंगे सूचना देने के लिए, पहली बात तो। और इसके अलावा इन्होंने कुछ और प्रावधान भी किए कि सूचना को पहले तो आप अपने पास रखेंगे तभी तो, जैसे 2 साल पहले किसी वारदात की, किसी काम की कोई सूचना मांगता है नागरिक, तो वो तभी तो दे पाएंगे प्राधिकारी, यदि उनके ऑफिस में वो मेंटेन होगा, रिकॉर्ड रखा होगा, तभी तो दे पाएंगे। तो ये इन्होंने प्रावधान भी किए, ये बाध्यताएं की कि सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाएगा, सभी अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन यानी कंप्यूटरीकृत किया जाएगा,
और विभिन्न तकनीकों से पूरे देश के नेटवर्क में जोड़कर उसे सुलभ भी बनाया जाएगा कि पूरे देश में किसी को देखना हो तो वो देख सके। आप देखते भी होंगे बहुत सारी वेबसाइट बनी जहां पर आप डेटा देख पाते हैं। प्रत्येक लोक अधिकारी का प्रयास होगा कि वह स्वप्रेरणा से यानी अपने आप, किसी को कहना ना पड़े, जनता को नियमित अंतरालों पर विभिन्न माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, सूचना उपलब्ध कराने के उपाय करे और जनता को सूचना प्राप्त करने हेतु इस अधिनियम का कम उपयोग करना पड़े। तो आरटीआई के तहत ये बात कही गई कि जनता को कम उपयोग करना पड़े इस अधिनियम का, ऐसी व्यवस्थाएं करी जाएं। तो सूचना के अधिकार के तहत आप लोग चाहें तो अपने एग्जाम की डेट भी पता कर सकते हैं। आप एक आरटीआई डाल सकते हैं कि हमारे एग्जाम की डेट कब होनी है। ऐसी सारी चीजें भी होती रही हैं और ऐसी आरटीआई मुझे लग रहा है अब तक डल भी गई होगी, पूछ भी लिया होगा किसी बच्चे ने। धारा 6 बात करती है कि सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध के लिए इन्होंने बताया कि अनुरोध जो है कोई भी व्यक्ति लिखित कर सकता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कर सकता है, अंग्रेजी या हिंदी में कर सकता है, उस क्षेत्र की भाषा में कर सकता है जिसमें आवेदन किया जा रहा है, और शुल्क के साथ विहित की जाए, यानी कि जो सूचना है उसमें एक शुल्क भी लगेगा, एक फीस भी लगेगी। हालांकि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए इसमें छूट दी गई। अभी हम पढ़ेंगे किस में ये बात करी गई, किस सेक्शन में ये बात करी गई। तो धारा 6 में कहा गया कि सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कैसे किया जाएगा। तो इसमें बाकायदा लिखा गया कि लिखित अनुरोध होगा, मौखिक अनुरोध इसमें नहीं कहा गया। तो आप ये बात याद रखेंगे कि मौखिक अनुरोध नहीं होता सूचना के लिए, लिखित आपको देना पड़ता है। हालांकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब ऑनलाइन सूचना मांगते हैं, तो ऑनलाइन जो मांगा जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहा गया है। ऑनलाइन जब हम मांगते हैं तो डिजिटल माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कहा गया। धारा 6(3) धारा 6 का ही पार्ट है, सूचना के लिए अनुरोध की बात कर रहा है, कह रहा है। अच्छा, ये इसमें आप इतना सा याद रखेंगे, इस धारा 6 क्या बात करती है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 6 इंपॉर्टेंट इसलिए है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल इस तरह से कि जो सूचना यदि कोई व्यक्ति मांगता है तो वो किस रूप में मांगेगा। ऑप्शन दे देगा मौखिक, लिखित, दोनों में से कोई भी, या केवल एक, केवल दो, इस तरह के ऑप्शन बना के देगा। तो आपको पता होना चाहिए केवल लिखित फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मांगी जा सकती है। साथ ही यदि किसी गलत विभाग से सूचना मांग ली, जैसे सूचना मांगी जानी तो थी तहसीलदार के यहाँ से, मतलब था, और पहुंचा दी हमने थाने को, तो ऐसा नहीं है कि वो सूचना जो आपने एप्लीकेशन दिया था वो वापस हो जाएगा। इसमें ये प्रावधान किया गया कि भाई साहब जो अधिकारी है वो देखेगा एप्लीकेशन, देखेगा किससे संबंधित सूचना है और उस संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर करेगा जिसके पास वो सूचना मिलनी है, वापस नहीं करेगा। ये बड़ा अच्छा प्रावधान इसमें है। इसे आप पढ़ें धारा 6 के 3 सबसेक्शन को, तो इसमें कहा किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है। यानी किसी ऐसे अथॉरिटी ने, किसी प्राधिकारी ने कहा, किसी अन्य प्राधिकारी को जो है अनुरोध किया गया, लेकिन उसके पास सूचना नहीं है, किसी दूसरे के पास है, तो वो सूचना उसे ट्रांसफर करेगा जिसके पास है, उसे वापस नहीं करेगा। तो ये धारा 6 हमने समझी। धारा 7 अनुरोधों के निपटारे की बात करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 30 दिन के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट 2005 का सबसे जरूरी कोई बात है जो सवाल पेपर में बनेगा, वो है कि अनुरोध का निपटारा कितने दिन में होगा। तो साधारण परिस्थिति में 30 दिन में होगा, और जब जीवन के अधिकार से संबंधित हो, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित हो, जीवन की या स्वतंत्रता की बात होगी, तो उस केस में 48 आवर्स, 24 घंटे, 48 घंटे, ये घंटे ही आप याद रखेंगे। आप ये नहीं कहेंगे 2 दिन, क्योंकि दिन में तो फिर लफड़ा पड़ जाएगा, सामने वाला कह देगा भाई 2 दिन लिखा था और हमारी छुट्टी पड़ गई बीच में, तो ऐसे भी एक दिन खाया जा सकता है। 48 घंटे मतलब 48 घंटे, आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, ऑफिस आपका खुला हो, बंद हो, यदि वो जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना है तो वो 48 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है, उनका वकील कहता है कि एक ऐसी सूचना है जो मेरे तथ्य को सही साबित करेगी, तो ऐसे केस में यदि ऐसी सूचना मांगी जाती है किसी विभाग से तो 48 घंटे में आपको देनी होगी। खैर, ये आरटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं यहाँ लेके आ गया था, ये आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। आरटीआई ऑनलाइन जब आप डालेंगे तो ये साइट आपके पास खुल जाएगी कुछ इस तरह से।
ये इसमें देखिए सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ कोई नई आरटीआई आपको डालनी है, सबमिट फर्स्ट अपील, अपील भी की जाती है। अभी अपील हम पढ़ेंगे कितने दिन बाद, यदि कोई जवाब आपको नहीं मिला तो अपील आप कितने दिन बाद कर सकते हैं। स्टेटस आप देख सकते हैं यहाँ से अपनी आरटीआई का, जो आरटीआई आपने डाली है। यहाँ पे लॉगिन होने का मतलब यानी कि आईडी एक बनती है, जब आरटीआई कोई व्यक्ति डालता है तो एक आईडी बनती है, वो अपने पासवर्ड और यूजर नेम का और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपनी आईडी बना सकता है। व्यू हिस्ट्री, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब मैं थोड़ी सी एक चीज और आपको समझाता हूँ इसमें। कहाँ गया भाई अपील वाला सेक्शन, कहाँ चला गया, लिया तो था मैंने, खैर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वेबसाइट आपको दिखाई, ये वेबसाइट आप समझ लेंगे और आप देख भी सकते हैं अपने फ़ोन में डाल के किस तरह की वेबसाइट है। धारा 7(6) इंपोर्टेंट बात करती है 7(6) निःशुल्क सूचना की। किन लोगों के लिए, देखिए दो कंडीशन है सूचना को फ्री में मुहैया कराने के लिए। एक तो यदि कोई लोक प्राधिकारी समय सीमा के अंदर सूचना नहीं देता है तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है भैया, निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि 30 दिन जो समय दिया गया है उससे 1 घंटा भी एक्स्ट्रा होता है तो पैसा वापस होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वापस करने का गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, वो अगले सेक्शन में है कहीं, उसकी भी बात करेंगे। अभी आगे बढ़े। धारा 8 कहती है सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नागरिक ने कोई सूचना मांगी तो वो सूचना उसे हर कंडीशन में देनी ही है। कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं जहां पर सूचना नहीं दी जाएगी, जो कि कंडीशन कैसी हो सकती है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना कोई व्यक्ति मांगने लगे तो नहीं दी जाएगी। जैसे मेरे बारे में कोई सूचना मांगने लगे कि इसके मेरी मोबाइल जो सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी है, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, मैं मान लो मैं वोडाफोन का सिम चलाता हूं और कोई व्यक्ति वोडाफोन से ये सूचना मांगता है कि फलाना नंबर किन किन लोगों से बात करता है, इसकी कॉल डिटेल आप हमें दें, तो ये व्यक्तिगत मामला है, इसकी सूचना नहीं दी जा सकती। इसके अलावा भारत की संप्रभुता से, देश की अखंडता से, देश की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, उसमें कोई सूचना मांगी जाती है तो वो नहीं दी जाएगी। तो यही बातें धारा 8 में लिखी हुई हैं। धारा 8 को याद करेंगे, ये छूट देती है उन प्राधिकरणों को, उन संस्थाओं को, निकायों को कि कौन कौन से मामले में आप सूचना नहीं देने के लिए स्वतंत्र है। एक तो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, इसके अलावा वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों पर कोई जानकारी ऐसी है जो बताने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, गलत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या किसी सूचना को देने से अपराध को बढ़ावा मिलता है, या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंधित कोई सूचना है, कोई न्यायालय किसी सूचना को प्रतिबंधित भी कर देता है, या फिर संसद या राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार के अंतर्गत कोई सूचना है, तो ऐसी सूचना को प्रकट ना किए जाने की छूट है, ऐसी सूचना को ना देने की छूट है। इसके अलावा वाणिज्यिक गोपनीयता है, कोई व्यापार से संबंधित गोपनीयता है, और कोई बौद्धिक संपदा सहित कोई ऐसी सूचना, यानी कोई ऐसी चीज हो गई जो देश के हित में नहीं है, किसी समाज के हित में नहीं है, या कोई पर्सनल है, किसी की निजी है, तो उस केस में वो सूचना नहीं दी जाएगी। ये एक मोटी सी बात आप याद रख लेंगे। और विदेशी सरकारों से कोई गोपनीय, देखिए जहां भी जब भी सवाल बनेगा, सिंपल सा सवाल आपके सामने बनेगा कि निम्नलिखित में से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सूचना देने के लिए प्राधिकरण बाध्य नहीं है, तो वहां देखिए देश की बात आ जाए, संप्रभुता की, अखंडता की, सुरक्षा की, या गोपनीय शब्द किसी ऑप्शन में आ जाए तो, या निजता शब्द किसी ऑप्शन में आ जाए तो वो नहीं होगा, यानी कि वो उसका सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन को देखकर ही आप सही तरह समझ पाएंगे, बस आपने बेसिक पढ़ा भी होगा तो आप सही ऑप्शन लगाने के काबिल हो जाएंगे। अगले सवाल की बात करेंगे। देखिए वही बात है, सवाल क्या इसी सेक्शन में है, किसी व्यक्ति की जीवन या शारीरिक सुरक्षा से संबंधित है, कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय है, जांच या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालती है कोई सुरक्षा, मंत्रिपरिषद, सचिवों या अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के कोई अभिलेख हैं, कैबिनेट के कोई दस्तावेज हैं, व्यक्तिगत कोई सूचना है, सार्वजनिक हित से जिसका कोई संबंध नहीं, ऐसी सूचना है तो वो देय नहीं है, उसे देने के लिए बाध्य नहीं है। धारा 12 याद रखेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। धारा 12 में होगा गठन केंद्रीय सूचना आयोग का। कौन होगा? एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, चीफ कमिश्नर, और दूसरे होंगे सूचना आयुक्त। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हो गए, सूचना आयुक्त, इसमें मुख्य हो गए, यानी जो इनके मेन होंगे, जो इनके मुखिया होंगे वो मुख्य हो गए। एक
बाकी अधिकतम 10 हो सकते हैं, अधिकतम, यानी कि 10 से कम ही इन्हें रखने हैं, जितनी जरूरत हो उस हिसाब से। मुख्यालय दिल्ली में होगा, ये बात धारा 12 में लिखी। और इन्होंने कहा कि जो 10 लोगों की जो नियुक्ति होगी, 11 लोगों की सूचना आयोग में जो सूचना आयुक्त होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, उनकी नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति जी करेंगे और वो निम्नलिखित समिति की सिफारिश पर करेंगे। आप ये बात अब समझ गए होंगे कि नेशनल लेवल पे कोई समिति बन रही है, कोई आयोग बन रहा है, तो राष्ट्रपति जी उसका जो है उनकी राष्ट्रपति जी उनकी नियुक्ति कर रहे हैं और सिफारिश कर रहे हैं एक समिति पिछले कानून में भी बनी थी, मानवाधिकार आयोग जब बना था वहां भी एक समिति थी कि कौन लोग अध्यक्ष होंगे और कौन इसके सदस्य होंगे, वहां भी हमने पढ़ा था। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, जो समिति बनेगी, जो सिफारिश देगी, और विपक्ष के नेता होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। तो 3 लोगों की ये समिति होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है धारा 12 में, सबसे जरूरी बात आप याद रख लेंगे, क्योंकि इसमें 10 लोगों की यहाँ बात की गई, मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम 10 की। और जो समिति बनेगी, जो सिफारिश देगी किन किन लोगों को इस सूचना आयोग में लेना है, प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री, 3 लोग मिलकर ये बताएंगे। और पदावधि की बात करें और शर्तों की बात करें, पदावधि यानी कितने सालों तक ये पद धारण करेंगे, तो 5 वर्ष इसमें समय है। हमने देखा महिला आयोग, हमने देखा मानवाधिकार आयोग देखा, उसमें भी हमने वर्षों की बात करी थी, पदावधि की बात करी। तो ये सवाल का जवाब आप मुझे बताएंगे ऑप्शन में कि महिला आयोग में सदस्य की जो पदावधि है वो कितने वर्ष है, कार्यकाल कितने वर्ष है, और मानवाधिकार आयोग में कितने वर्ष है। तो या तो 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से काम खत्म हो जाएगा। हालांकि 2019 का इसमें संशोधन भी हुआ, जिसमें कुछ चेंज किए गए। इन्होंने क्या 2019 के जो संशोधन है उसमें क्या किया, इन्होंने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त जो भी है 5 वर्ष के कार्यकाल को समाप्त करने का प्रावधान किया है। इन्होंने क्या कहा, अब केंद्र सरकार पर इन्होंने छोड़ दिया। 19 में जो चेंज हुआ उसमें कार्यकाल केंद्र सरकार पर छोड़ दिया, वो कितने सालों के लिए बनाते हैं। लेकिन 65 वर्ष का कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे फिर छोड़ना पड़ेगा अपना पद उस कंडीशन में। अच्छा, एक पॉइंट और है कि मुख्य सूचना आयुक्त जो होंगे, जो मेन कमिश्नर होंगे इनके, वो उनकी नियुक्ति दोबारा नहीं होगी। लेकिन जो सूचना आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हो सकती है। ये 2 बात आप याद रखेंगे। सूचना आयुक्त कोई भी व्यक्ति पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, लेकिन जो सूचना आयुक्त है वो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है, अगली बार अध्यक्ष बन सकता है। ये एक इसमें किया गया प्रावधान। क्या किया गया 2019 में, 5 साल का जो कार्यकाल था उसे समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2019 में वाली है कि 5 वर्ष का कार्यकाल हटा दिया गया सूचना आयोग का, और केंद्र सरकार को दी गई ये शक्ति कि वो तय करें कितने साल का कार्यकाल। लेकिन 65 वर्ष सेम रखा, 65 वर्ष की आयु पूरी होती है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, धारा 15, धारा 12 हमने पढ़ी, केंद्रीय सूचना आयोग, और धारा 15 राज्य सूचना आयोग। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इस कानून की सबसे जरूरी बात है यही है। राज्य सूचना आयोग जो बनेगा तो वो भी बिल्कुल सेम है। एक तो राज्य मुख्य आयुक्त होंगे और 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं अधिकतम, जितने उचित समझे जाएं उतने रखे जाएं, लेकिन अधिकतम 10 ही होंगे। और क्योंकि जब केंद्र की बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे थे, तो श्रीमान हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने नियुक्ति करी। अब राज्य की बात है तो आप सब जानते हैं वहां पर राज्यपाल जी को ये अधिकार है, तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन एक समिति के सिफारिश पर। समिति में कौन लोग होंगे, जैसे केंद्र में थे वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और मंत्रिमंडल के एक सदस्य होंगे। वो भी मुख्यमंत्री ही उन्हें मनोनीत करेगा कौन मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, यानी 2 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथी और विपक्ष के नेता, 3 लोग इसमें हो गए। अब अगली बात यहाँ लिखा है नेक्स्ट इन पीडीएफ। पीडीएफ में पे मैं आपको लेके चलता हूँ, फिर मैं इनकी बात करूंगा आरटीआई से संबंधित कानूनों की। थोड़ा सा पीडीएफ पे लेके चलता हूँ मैं। जो हमने यहाँ कौन सी धारा तक पढ़ा, धारा 15 तक हमने पढ़ लिया। 15 के बाद अब मैं आपको वो पीडीएफ दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत समय मेरे पास ये जो कंटेंट मैंने बनाया इसके लिए नहीं बचा था। अब मैं चाहता हूँ कि रोजाना एक वीडियो अपलोड हो जाए, तो वो देखते हुए मैंने थोड़ा सा चेंज किया स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज किया है पढ़ाने की में। अब जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा इस तरह बदला जाएगा कि मैं आपको कंटेंट दिखाता हूं सूचना का अधिकार अधिनियम का ही। मैं तीनों पीडीएफ आपको पढ़ाऊंगा, सूचना का अधिकार अधिनियम जो आपको यहाँ दिख रही है ये भी पढ़ाऊंगा, इसके बाद बुक में जो कंटेंट है उस पर भी चलेंगे सबसे लास्ट में। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो ये मेन
अधिनियम पे मैं आ गया। मेन अधिनियम भी आप समझ लो क्योंकि वीडियो हमारी लंबी भी जा रही है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। मेन अधिनियम दिखने में कैसा लगता है आप समझ लें सब लोग। देखो भाई ये मेन अधिनियम है, ये मैंने इसमें चालू करी एडिटिंग। अब मैं बताता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गुरु, इसमें बिल्कुल भी निश्चिंत आप रहेंगे पूरी तरह से। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आप समझेंगे। ऐसा है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसका नाम दिया गया, धाराओं का क्रम दिया गया, अध्याय 1 बताया गया प्रारंभिक, अध्याय 1 में 2 धाराएं बताई गई, अध्याय 2 बताया गया, अध्याय 2 में ये चीजें की गई कि सूचना का अधिकार, ये हम बात कर चुके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाध्यताओं की बात कर चुके कि कहाँ कहाँ वो बाध्य हैं, क्या क्या काम करने के लिए, सूचनाओं को सुरक्षित इत्यादि काम करने के लिए वो बाध्य हैं सब लोग। और लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम हो गए, सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध हो गए, कैसे होगा अनुरोधों का निपटारा, ये इंपॉर्टेंट धारा थी, हमने देखा 30 दिन में या फिर 48 घंटे में। जहां जीवन की बात है, स्वतंत्रता की बात है, वहां 48 घंटे में, अदरवाइज 30 दिन में। सूचना प्रकट किए जाने के लिए छूट हमने देखी कि किन किन मामलों में छूट है। जब भी देश की अखंडता की बात होगी, संप्रभुता की बात होगी, किसी की निजता की बात होगी, या कैबिनेट से संबंधित कोई दस्तावेज होगा, ये हमने देखा। आगे हमने देखा कि कहाँ कहाँ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है ना। अब हम अध्याय 3 में आए, केंद्रीय सूचना आयोग हम पढ़ ही रहे थे। 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है और 13 में उनकी पदावधि जो पहले 5 वर्ष हुआ करती थी, जिसे अब कहा गया कि केंद्र सरकार तय करेगी। 2019 के संशोधन के बाद इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार तय करेगी गुरु कि कौन व्यक्ति कितने साल तक रहेगा, लेकिन 65 वर्ष जो उनकी उम्र है वो डन करी गई। तो आज थोड़ा सा ढीला सा हो रहा है मामला, तो आपको एनर्जी भी थोड़ी कम लग रही होगी, लेकिन आपकी एनर्जी पूरी होनी चाहिए क्योंकि आपको एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी एक आध वीडियो में एनर्जी डाउन होती है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी उसी एनर्जी के साथ करेंगे। देखो अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग की बात अभी हम कर रहे थे, जहां से हमने पीडीएफ पे जंप किया। देखो राज्य सूचना आयोग धारा 15 में है, पदावधि और शर्तें बिल्कुल सेम है। और यहाँ भी देखो 14 में हटाने की बात हुई या 17 में हटाने की बात हुई, कैसे हटेगा हटने की, वही सारे तरीके हैं जो पिछले हमने पढ़े थे। अध्याय 5 और आखिरी अध्याय, इनके कृत्य क्या होंगे, अपील वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और शास्ति दंड क्या होंगे यदि कोई व्यक्ति सूचना मुहैया नहीं कराता है तो। ये सारी चीजें नहीं, 6 अध्याय इसमें हैं, 6 अध्याय है। आखिरी प्रकीर्ण मिसलिनियस जिसे कहते हैं, इसमें क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी ये चीजें, नियम बनाने की जो शक्ति है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। 21, 27 और 28 धारा हमारे लिए इसमें जरूरी होंगी। खैर कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति की बात होगी धारा 30 में। फिर 2 अनुसूचियां बात की गई है, जो धारा 31 निरसन होकर 2 अनुसूचियों की इसमें बात होगी। अभी हम पूरा मैं बिल्कुल आपको रियल पीडीएफ पे लेके आ गया हूं। तो सबसे पहली चीज तो आप यही पढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या है इसका, ये यहां से पता चलेगा हमें। कानून का कोई भी कानून देखिए, आप कानून की पीडीएफ देखिए 15 जून यहाँ लिखा हुआ है, यानी इस तारीख को पारित हुआ। और 2005 का अधिनियम संख्या ये 22 थी, यानी 2005 का 22वां ऐसा अधिनियम था। 22 नंबर पे ये अधिनियम था उस साल। है क्या, देखिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, देखिए पारदर्शिता उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन सूचना तथा उस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी अधिनियम की यही होती है जो नीचे लिखी होती है। इसमें उद्देश्य भी दिया गया है कि क्या क्या चीजों का गठन करना, ये भी दिया गया है। यहीं से हमारा जो है एग्जाम इतना डीप आपसे पूछा जाएगा कि इसकी भी नॉलेज आपको होगी, इतनी बातों की जब हमने पढ़ी है, और इसकी नॉलेज होगी, धाराओं की हेडिंग की नॉलेज होगी, तो आप सवाल लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। नाम विस्तार की बात कर चुके, जो इंपोर्टेंट परिभाषाएं थी उनकी हम बात कर ही चुके हैं। आगे बढ़ते जाएंगे। धारा 2 में सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है, ये बात हम कर चुके हैं। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं बताई, इसकी बात हम कर चुके हैं। मैं सीधा चलता हूं क्योंकि 15 तक हमने पढ़ लिया था, उससे आगे मैं लेके चल रहा हूं आपको इस अधिनियम में। धारा 8 में हमने बात करी थी कहाँ कहाँ छूट मिलेगी, और धारा 17 और 14 में हमने हटाए जाने की बात करी थी। 14 में केंद्र सूचना आयोग का व्यक्ति कैसे हटेगा, और धारा 15 पे राज्य सूचना आयोग का गठन। यहीं से ये वो डॉक्यूमेंट है जहां से आपके पूज्य गुरुजी भी कॉपी मारते हैं, जहां से हम भी कॉपी पेस्ट करते हैं सारी चीजें।
तो ये वो मुख्य मूल दस्तावेज है जहां से आपका क्वेश्चन पेपर आना है। हालांकि मुझे पता है कि आप में से 99% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कोई पीडीएफ खोल के नहीं देखी होगी, मूल दस्तावेज नहीं देखा होगा कि उस कानून में लिखा क्या है। कोई बात नहीं, आज मैंने दिखा दिया आपको। तो राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 में, इसी में दूसरे सेक्शन में लिखा गया कि सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और 10 से अनधिक यानी 10 से कम अन्य सूचना आयुक्त होंगे और इन्हें नियुक्त करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति की सिफारिश पर ये बनाए जाएंगे। इस समिति में मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, विधानसभा में विपक्ष के नेता इस समिति के दूसरे सदस्य होंगे और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा। तो 3 लोग इस समिति में, ये भी आप समझ लेंगे। आगे चलेंगे, स्पष्टीकरण वगैरह बहुत डीप आपको नहीं देखनी है चीजें। इसमें भी पदावधि, धारा 16 में पदावधि क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, सेवा की शर्तें क्या होंगी। तो कोई राज्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। तो अधिकतम आयु पूछ ले तो 65 वर्ष अधिकतम आयु है दोनों ही केसेस में। आगे बढ़ेंगे भैया हम। देखो यहाँ ये बात आप समझें कि सूचना का अधिकार संशोधन 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के बनाए गए उपबंध 2019 में जो चेंज हुआ, मैंने आपको जो बताया था कि अब ये केंद्र सरकार तय करेगी कितने साल के लिए रखा जाना है। राज्य सूचना आयुक्तों का कैसे हटाया जाएगा, ये यहाँ पे बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचनाओं की शक्तियां, अध्याय 5, आप केवल ये ऐसे याद रख लेंगे। अध्याय 5 में क्या है, सूचना आयोग की शक्तियां, कृत्य, अपील एवं शास्ति। बस इतनी बात आपको याद रखनी, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके अंदर आपको नहीं जाना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। धारा 19 जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अपील की बात की गई है। और अपील क्या कहती है भाई, इसमें आप देखें, देखिए जवाब मैं ऐसे पढ़ना चालू करता हूं तो मैं निकालता हूं आपके काम की चीज में से। ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि के पश्चात, 30 दिन की बात हुई, अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था। शुरू से पढ़ना शुरू करता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति धारा 7 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चित प्राप्त नहीं हुआ है, धारा 7 के अंतर्गत उसने कोई सूचना मांगी, सूचना प्राप्त नहीं हुई, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चित से व्यथित है, उसे मतलब सूचना मिली नहीं इन दोनों के द्वारा, तो अवधि के समाप्त से या किसी विनिश्चित की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर, यानी जिस दिन उसे कोई सूचना मिलती है या सूचना 30 दिन पूरे हो जाते हैं सूचना नहीं मिलती, तो वो अधिकारी करेगा, ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में यथास्थिति केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है। यानी कोई भी अधिकारी जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है और राज्य के लोक सूचना अधिकारी हैं उनसे जो बड़ा अधिकारी है वहां अपील कर सकता है। परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर लेगा। यानी कोई व्यक्ति अपील कर देता है, उसने एप्लीकेशन दी सूचना के लिए, 30 दिन का तो समय सूचना लेने का, ये 30 दिन में सूचना नहीं मिलती तो 30 दिन की अवधि जैसी समाप्त होती है कि अब उसके बाद वो उस अपील को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद क्या होगा, उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित हो गया, यानी कि कारण है अपील करने का, सूचना मिली नहीं है उस व्यक्ति को। आगे बढ़ेंगे भैया। ये पहली अपील की बात हुई, इसमें 2 अपील की जा सकती हैं, तो 2 बार अपील की जा सकती है, ये भी आप याद रखेंगे, पहली अपील। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है, किसी भी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध की जाती है। पहली अपील करी, उसने कोई आदेश किया, फिर उसके विरुद्ध जाना है तो दोबारा अपील उस व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो आदेश की तारीख के फिर से 30 दिन का समय, यानी जो आदेश हुआ है ये आप याद रखेंगे, 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए, पूछा जा सकता है। तो दूसरी अपील उस तारीख से विनिश्चित किया जाना चाहिए या वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी। क्या मतलब है भाई इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था, यानी कि जिस तारीख को विनिश्चय किया जाना चाहिए था या उसे सूचना दी जानी चाहिए थी, उसके जो पहली अपील हुई, पहली अपील से फिर उस 30 दिन का वेट हुआ, फिर वो संतुष्ट नहीं हुआ,
फिर वो दूसरी अपील करेगा तो फिर 30 दिन बाद करेगा। आप देखें 90 दिन की अवधि हो चुकी है। पहले उसने इन्फॉर्मेशन मांगी, 30 दिन हुए, पहली अपील करी, फिर 30 दिन हुए, फिर दूसरी अपील करेगा। इस तरह से 90 दिन पूरे उसमें हो जाएंगे। ये अपील का समय 30-30 दिन के हिसाब से ऐसे चलेगा। आप इसे याद रख लेंगे। अपील हो गई। अब इसमें शास्ति की बात हुई, यानी कि दंडों की बात होगी। कोई अधिकारी नहीं दे पाता है तो सूचना, तो उस पर कैसी कार्रवाई करनी है, क्या कार्रवाई होंगी, ये इसमें बात हुई। अब इसके बाद ये अधिनियम में सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। धारा 25 भी हमारे कुछ काम की नहीं, धारा 26 भी हमारे काम की नहीं है बहुत ज्यादा। आगे हम बढ़ते जाएंगे। धारा 27 कहती है नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। नियम कौन सी सरकार बनाएगी? समुचित सरकार। अरे यार ये तो बिल्कुल गलत ही होता जा रहा है। बनाता हूँ डब्बा बन जाता है कुछ। समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। ये आप याद रख लेंगे भैया। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी गवर्नमेंट। राज्य के मामले में राज्य की सरकार और केंद्र के मामले में केंद्र की सरकार। आगे बढ़ेंगे। संदेह फीस वगैरह की बात होगी। कुछ भी बहुत जरूरी चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। जो प्राधिकारी है वो भी नियम बनाएगा। धारा 28 कहती है कि नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी, जो उस निकाय का, संस्था का प्राधिकारी है, उसे भी नियम बनाने की यहाँ शक्ति दे दी गई। नियमों का रखा जाना, कठिनाइयों को दूर करना, ये सारी बातें। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट हम समझ लेंगे। धारा 30 में, धारा 30 कहती है कि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, यानी इस अधिनियम में जो जो हमने इतने उपबंध किए उन्हें प्रभावी करने में, उन्हें लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं, ऐसा है। और इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि के अंतर्गत, ये भी आप याद रख लेंगे, 2 वर्ष की अवधि दी गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए। 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। यानी इस अधिनियम में यह लिखा गया, जब यह अधिनियम लागू हुआ 2005 में, कि कोई कठिनाई आ रही है लागू करने में, तो केंद्र सरकार अपने राजपत्र में बताएगी, आदेश करेगी। और 2007 तक का इन्होंने मौका दिया था, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं इस बात का। पहली अनुसूची में एक प्रारूप दिया गया है, पूछ ले कि धारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पहली अनुसूची में क्या है, ये सवाल पूछ ले। तो पहली अनुसूची में ये प्रारूप है एक, और किस चीज का प्रारूप है? मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो शपथ का प्रारूप है पहली अनुसूची में, पूछ ले तो। और दूसरी अनुसूची में क्या है ये भी देखते हैं भैया। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना तथा सुरक्षा संगठन, यानी केंद्रीय सरकार द्वारा सूचना देने के लिए और सुरक्षा के लिए जो संगठन बनाए गए हैं उनकी लिस्ट दी गई है। आसूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल, ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है कि कितने लोग हैं, क्या है उस लिस्ट में। आपके जनरल नॉलेज की दृष्टि से इतनी बात काफी है कि इसमें दूसरी अनुसूची में लिस्ट दी गई है एक ऐसी संस्थाओं के बारे में। अब मैं लेके चलता हूं आपको तीसरी और आज की आखिरी पीडीएफ पे। ये देखो, पहले मैं क्या करता था, आप सब समझ गए होंगे कि ये जो तीनों जो कंटेंट हैं ये मैं एक ही उसमें लेके आता था, एक ही पीडीएफ में आपके लिए लेके आया करता था। अब मैंने लेकिन थोड़ी सी चीजें बदल दी, समय अपना बचाया, क्योंकि बहुत ज्यादा समय मिल नहीं पाता, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे मेरा समय बचे और आपको कंटेंट पूरा मिल जाए। तो अब मैं बुक के कंटेंट पे लेके आपको चलता हूं कि बुक में आपकी क्या दिया हुआ है, बुक में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। आपने देखा, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, जो चीजें बुक में नहीं है, जो केस लॉ हैं बुक में नहीं दिए गए, कौन कौन से केस लॉ हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, जहां से ज्यादा सवाल बनने की संभावना रहती है। बुक में मैं गया अभी, अब जो अगले हमारे जो आएंगे, अगले जो लेक्चर लूंगा मैं, उसमें बुक में पूरे चैप्टर की मैं पीडीएफ लेके आया करूंगा आपके सामने, बुक से सारे थ्योरी, सारे उसके क्वेश्चंस, साथ में मूल दस्तावेज जो उस अधिनियम का है वो भी लेके आया करूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसे मैं इजी भाषा में आपको समझा दूंगा, ताकि आप जब किताब लेके बैठेंगे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ तैयारी का तरीका यही है। पहले आप वीडियो देखेंगे, फिर किताब से प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। धारा 16, इसकी बात हम, मुझे लग रहा है मैक्सिमम चीजों की बात हम कर चुके हैं। जब आप बुक के कंटेंट पे जाएंगे तो धारा 16 की बात कर चुके हैं हम। धारा 16 में क्या कहा गया था? संशोधन 19 के अनुसार प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस अवधि तक 5 वर्ष पूर्व में था, पहले 5 वर्ष की थी इनकी कार्यकाल। अब उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निर्धारित करे, किंतु ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ये बात कही गई।
ठीक है बाबूजी, ये मुझे लगता है इतना जूम काफी है। 65 वर्ष की आयु तक होंगे मात्र, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मैं कर भी चुका। धारा 17 में हटाया कैसे जाना है इसकी बात कर चुके। धारा 18 में सूचना के आयोग और कृत्यों की बात करी गई है, चाहे तो याद रख लें। तो ये रिपीट हो रही हैं सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। शुल्क की बात करी गई, शुल्क की बात इसमें हुई है, ये आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। धारा 19 अपील के बारे में हम पढ़ ही चुके, 30 दिन के भीतर उसे अपील करनी होगी, ये बात हम कर चुके गुरु। इसके अलावा हम बात कर चुके पंक्ति के ऊपर के अधिकारी के पास यानी ज्येष्ठ अधिकारी के पास यानी सीनियर अधिकारी के पास अपील होगी। दूसरी अपील उस तिथि से जिसको निर्णय दिया जाना चाहिए था वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के भीतर। समझ गए गुरु, पहली अपील 30 दिन के भीतर, दूसरी अपील 90 दिन के भीतर। यही बात मैं आपको बता रहा था, 30 और 90 का कंसेप्ट। 30 दिन में सूचना मिलनी थी, फिर पहली अपील हुई 30 दिन के बाद, फिर दूसरी अपील जो होगी वो 90 दिन के भीतर। धारा 20 की हम बात कर चुके, और धारा 21 विविध प्रकीर्ण अध्याय में धारा 21, धारा 23, धारा 24 सारी बातें हम कर चुके हैं। संगठनों पर लागू होने के बारे में धारा 24 में बताया गया, कोई इसमें बहुत ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज आप इसमें देख लेंगे। धारा 24 में, धारा 24 कहती है कि अधिनियम या कतिपय संगठनों का लागू न होना, यानी ये अधिनियम कौन से संगठनों पर लागू नहीं होता। जैसे कौन से ऐसे संगठन है, देखिए अधिनियम कोई प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सूचना सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता, जिसका वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची, अभी हम जो सेकंड अनुसूची की बात कर रहे थे, उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बताया। परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में अधिनियम प्रावधान लागू होंगे। यदि भ्रष्टाचार का मामला है, मानव अधिकारों का मामला है, तो ये अधिनियम लागू होगा और 45 दिन के भीतर सूचना देंगे ये लोग भी। ये एक और पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट निकल कर आया बुक में सामने कि 45 दिन में ये लोग भी, जो दूसरी अनुसूची में जो लिस्ट दी गई है, इन लोगों से भी कोई सूचना मांगी जाती है तो 45 दिन के अंदर इन्हें भी सूचना देनी पड़ेगी भैया। धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28 बात कर चुके, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें इसमें नहीं है। ये देखो, ये अनुसूची इसने बता दी यहाँ, वही अनुसूची जो हमने मूल दस्तावेज में भी देखी थी। अच्छा, इसमें एक बार आप पढ़ लेंगे इस अनुसूची को, क्योंकि हो सकता है 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इनमें से दे दे, एक कहीं और से दे दे और कह दे कि सूची सेकंड में किसे नहीं रखा गया। तो एक मोटा मोटा सा भी आप इसे पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखो, ये तो सारी सरकारी संस्थाएं एक तरह से, आसूचना की बात हो रही है, इसमें रिसर्च रॉ की बात हो रही है। देखो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राजस्व सूचना प्रवर्तन निदेशालय, वैमानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक हो गया, सीमा सुरक्षा बल, यानी कि देश की सुरक्षा से संबंधित कोई संगठन है, वैज्ञानिकों से संबंधित संगठन है, देश की गोपनीय व्यापार इत्यादि से संबंधित कोई संगठन है, किसी व्यक्ति की निजता से संबंधित कोई संगठन है, तो उस पर ये चीजें लागू नहीं होती। इसमें आप देखेंगे तो ये सारे जो संगठन दिए गए हैं, या तो वो साइंस से रिलेटेड हैं, विज्ञान से रिलेटेड हैं, वैज्ञानिकों से रिलेटेड हैं, या वो सरकार से रिलेटेड हैं, या फिर वो किसी सुरक्षा एजेंसी से, जिसमें एसएसएफ वगैरह आप देख रहे हैं, ये सॉरी बीएसएफ वगैरह जो है, ये सुरक्षा संगठनों की इसमें बात की है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इत्यादि की बात की गई है। तो ये थोड़ा सा आप मोटा सा दिमाग में ये भी याद रखेंगे, मोटा मोटा अगर एक इमेज बना लेंगे तो 4 ऑप्शन से आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, आरटीआई की उपलब्धियां क्या क्या हैं, इन पर थोड़ी सी बात करें। आरटीआई ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में बहुत पुख्ता इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये याद रखेंगे। भ्रष्टाचार जो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे ये एक तरह से नकेल कसने का काम आरटीआई ने किया है। नागरिकों को न केवल महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, बल्कि सूचनाएं कई बार केवल सूचनाओं तक सीमित नहीं होती, इनकी उपयोगिता सिद्ध करती है कि सूचना का क्या इस्तेमाल हुआ। तो क्योंकि भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल है, ऐसा आप याद रखेंगे। भ्रष्टाचार को उजागर करने में बड़ा ये काम करती है। जैसे आपके गांव के प्रधान ने किसी सड़क में पैसा लगाया, तो आपने सूचना मांग ली कि कितना पैसा लगाया। अब फिर आपने देखा सड़क कितनी लंबी बनाई है, फिर आपने देखा क्या इतना पैसा जो दिखाया गया है कागजों में, क्या इतना लगाया है यहाँ, उसी को लेके आपने एक इश्यू बना दिया, विवाद बना दिया और एक एप्लीकेशन दे दी, फिर उसकी जांच आई और प्रधान जी चले गए जेल। ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो आपकी जागरूकता के ऊपर है, आम नागरिक की जागरूकता के ऊपर है कि कैसे वो सूचना के अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को रोक सकता है। हालांकि बहुत लोग व्यक्तिगत अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी इनका उपयोग
करते हैं। और क्या होता है भाई इससे, देखो इस कानून के माध्यम से मंत्रियों की विदेश यात्राओं व उन पर होने वाले भारी भरकम खर्चे का ब्यौरा आम जनता के सामने आ गया। बहुत से ऐसे तीरंदाज हुए जिन्होंने मोदी जी की उस किसी विदेश यात्रा में गए, जैसे जापान गए, उसने आरटीआई डाली, कितना खर्चा हुआ मंगा लिया, उस खर्चे को फिर मीडिया पे दिखा दिया कि इतना खर्चा कर दिया इन्होंने, इतने करोड़ का इन्होंने सूट पहना, इतने लाख का इन्होंने ये पहना। इसके कारण शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर एक नैतिक दबाव बढ़ा है। नैतिक दबाव तो बढ़ेगा ही भाई, जवाबदेही बन गई, अनावश्यक विदेश यात्राओं पर रोक लगी है। और इस कानून के दबाव के कारण शीर्ष पदों पर आसीन लोगों को संपत्तियों का ब्यौरा जनता के सामने रखना पड़ता है। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट ने, हम लोगों के भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, यूपी गवर्नमेंट ने सबसे उनकी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है कि कितनी संपत्ति आपके पास है। हमें भरना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है हर साल की इतनी संपत्ति इस साल मैंने अर्जित की, इतनी संपत्ति मेरे पास है, जिससे कि किसी तरह का भ्रष्टाचार कोई सरकारी व्यक्ति करता है, कोई व्यक्ति करता है, उस पर नकेल कसी जा सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इस कानून के माध्यम से आदर्श हाउसिंग, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन और कॉमनवेल्थ जैसे, ये आपने देखे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा न्यूज में रहे ये सारे केस। आदर्श हाउसिंग, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हमने इतना सुना, कोयला आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसमें बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ, तो ये आरटीआई के माध्यम से ही हो पाया। आरटीआई कानून ने सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों, गड़बड़ियों के खुलासे में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। जैसे क्या होता है आरटीआई से, जब आप देखते होंगे एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या होता है आरटीआई से चीजें मांगी जाती हैं कि आपने कितने पद निकाले थे, कितने रिक्त रह गए, नॉर्मलाइजेशन की मांगी जाती है, किस तरह फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का लगाया, किस बच्चे को कितना नॉर्मलाइजेशन दिया। इससे निकल के चीजें सामने आई आरटीआई से कि इस बच्चे को 50 नंबर दे दिए, इस बच्चे के 50 कट गए, तो वहां से ये फायदा मिला। इसके अलावा आरटीआई कानून ने सरकार की शासन व्यवस्था, संचालन प्रक्रिया, क्रियान्वय, पारदर्शिता, इन सब चीजों को आम जनता तक पहुंचाने में इजी बना दिया। सवालों की बात करेंगे भाई, गला मेरा थक चुका है इस समय, सवालों की बात करेंगे और मुझे लगता है सवालों की बात हमें अब अगली वीडियो में करनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा डाउन सा भी हो रहा हूं। अब हम वस्तुनिष्ठ सवालों की बात करेंगे और अगली वीडियो में सारे सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँगा। तो मुझे उम्मीद है आप सबने वीडियो एंजॉय करी होगी। वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को हाइप भी कर दिया करें। यहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है वीडियो के नीचे, उस पर हाइप पे क्लिक करेंगे तो हाइप हो जाएगी, बूस्ट एक तरह से मिल जाता है आपकी तरफ से वीडियो को एक तरह से पॉजिटिव रिव्यू वहां से मिलता है। अपना कमेंट जरूर छोड़ दें। आपको एनर्जी यदि कम लगी आज की वीडियो में तो कमेंट में बताएं कि भैया एनर्जी कम है, आप इस तरह ना करें, ऐसे ना करके ऐसे पढ़ाएं। आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो दें, कमेंट में कोई सवाल छोड़ना चाहते हैं वो सवाल बताएं। मैंने कोई बात गलत बोल दी हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी नॉलेज के हिसाब से कोई बात मैंने गलत बता दी हो, तो वो आप कमेंट में बताएं कि भैया वहां आपने ये शब्द गलत बोला, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो सारी चीजें आपके कमेंट्स का स्वागत है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और निश्चित ही जो जवाब देने लायक है सबके जवाब भी देता हूँ। तो आप सबको जय हिंद। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे इसके अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।